सो ये क्वेश्चन डिस्कस करोगे अभी, जेई 2016 का एक काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, काफी बढ़िया क्वेश्चन था जेई 2016 का। इसको कैसे डिस्कस करना है देखो। तो इस क्वेश्चन में भी बेसिकली आपका सेम कंसेप्ट है यार, सेंट्री वो वर्चुअल फोर्सेस का कंसेप्ट ऑफ द वर्चुअल फोर्सेस। तो आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि वर्चुअल फोर्सेस कौन कौन सी लेते हो आप। वर्चुअल फोर्सेस इन रोटेटिंग फ्रेम। हालांकि जो जेई का एक क्वेश्चन था ना, अगर आप वैसे ये पैराग्राफ था, तो इन्होंने अपने पैराग्राफ में भी इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि वर्चुअल फोर्सेस कौन कौन से लिखी है, इन्होंने पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ था। नंबर 1 -m टाइम्स अल्फा क्रॉस आर, एक वर्चुअल फोर्स। नंबर 2 -m इंटू ओमेगा क्रॉस आर, जिसको सेंट्रीफ्यूगल कह रहे हो। और नंबर 3 पे कोरियलिस फोर्स -m 2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये 3 है, इन्हीं के ऊपर ये पैराग्राफ है, 2016 का पैराग्राफ इसी के ऊपर है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, पैराग्राफ का फर्स्ट पार्ट, वो एचसीवी के 13th एग्जांपल का सिमिलर है। एचसीवी का सॉल्ड एग्जांपल नंबर 13 था वो। तो इसीलिए इस बुक के लिए कहा भी जाता है कि इस बुक को फॉलो करिए, उसका सॉल्ड एग्जांपल 13th। और जेई 2016 के पैराग्राफ का फर्स्ट पार्ट सिमिलर है। क्या कहना चाह रहे हैं देखो, अब ये ऑफिशियल पेपर की कटिंग है, तो ऑफिशियल पेपर की कटिंग है, तो उसमें स्कैनिंग मेरे ख्याल से प्रॉपर नहीं थी उनकी, इस वजह से ऐसा डायग्राम है। पर भी कहना क्या चाह रहे हैं वो देखो। देखिए, कंसीडर अ स्मूथ स्लॉट, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, ग्रूव टाइप है ये भी, वैसे ग्रूव जैसी हो गई। स्मूथ स्लॉट मतलब ग्रूव along the diameter of the disk of radius r, which rotates counterclockwise with constant omega about the vertical axis through the center. कोऑर्डिनेट एक्सिस इन्होंने अपने हिसाब से बना दिया है, जो भी है। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m is gently placed in the slot at capital R/2, मतलब ये मास सेंटर से R/2 डिस्टेंस पर जेंटली प्लेस्ड है। जेंटली प्लेस्ड का मतलब कोई वेलोसिटी नहीं है उसमें, इनिशियल वेलोसिटी 0। एंड इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द स्लॉट, मतलब ग्रूव के अंदर ही जा सकते हो, इधर उधर जा नहीं सकते। 15th क्वेश्चन था पैराग्राफ का, दो क्वेश्चन थे। द डिस्टेंस स्मॉल आर ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t इज, चलिए मतलब t टाइम बाद ये ब्लॉक इससे कितनी दूर आएगा। फोर्सेस क्या क्या आएंगे बताओ। देखिए वर्चुअल फोर्स, अब ये मत समझना कि वर्चुअल फोर्स के अलावा कुछ नहीं, वर्चुअल फोर्स के अलावा रियल भी दिखाओगे। रियल फोर्स तो दिखाना ही दिखाना है आपको। रियल फोर्सेस में नॉर्मल दिखाओगे, mg दिखाओगे, फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो और कोई रियल फोर्स आएगा नहीं इसके अंदर, नॉर्मल mg के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो पहले वर्चुअल फोर्स दिखाओ क्या आएगा फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट के हिसाब से कौन सा वर्चुअल फोर्स आएगा? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, ध्यान से करना। और कोई आएगा? स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, स्मूथ स्लॉट है, फ्रिक्शन नहीं है। बच्चा ये और मास कोई नहीं आएगा। नहीं, तो ये मास स्लाइड कर रहा है ना, ये मास स्टेशनरी थोड़ी है, ये मास तो मूव कर रहा है। क्योंकि अगर ये स्टेशनरी होता तो फिर तो डिस्टेंस उसका R/2 ही रहता। डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहे हैं, इसका मतलब इस मास में मोशन हो रही है, यानी डिस्क के रिलेटिव चल रहा है ये। आपको बात समझ में आ रही है चीज? यस सर। हाँ, तो देखो अल्फा नहीं है, अल्फा इसलिए नहीं क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कह रहे हैं तो ओमेगा कांस्टेंट, यानी कि पहला वाला वर्चुअल 0 हो गया, ठीक है। दूसरा वाला वर्चुअल किधर आएगा? आप इस पर चाहो तो वेक्टर से देख भी सकते हो, अगर वैसे सेंट्रीफ्यूगल है, सेकंड नंबर वाला सेंट्रीफ्यूगल है, तो वो आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द एक्सिस, यानी इधर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल आएगा जो कि m⍵² इंटू स्मॉल r, जो इसका एक्सिस से डिस्टेंस होगा, मतलब स्मॉल r। इनिशियल डिस्टेंस R/2 है, लेकिन हम एक्चुअली में डायग्राम कुछ टाइम बाद का दिखाएंगे, कुछ टाइम बाद इंस्टेंटेनियस डायग्राम बनाएंगे, तो ये स्मॉल r बनेगा। इसमें ना ये आएगा, कोरियलिस फोर्स आएगा, लेकिन किधर आएगा देखो। जो हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर आप इस स्लॉट वाली लाइन को एक्स एक्सिस मान लो, ये स्लॉट आपका एक्स एक्सिस पर है, जेड एक्सिस तो ये ऊपर दिखाई रहे हैं, सर्किल की एक्सिस की तरफ जेड एक्सिस दिखा रहे हैं, और ये एक्सिस आर की तरफ मैं वाई दिखा देता हूँ, मतलब ये वाली एक्सिस को वाई मान लेते हैं। तो ये बताओ, डिस्क के फ्रेम में, मतलब कोई ऑब्जर्वर डिस्क पे खड़ा कर दें, तो उसकी नजर में ये मास कौन से एक्सिस पे चल रहा है? डिस्क पर खड़े होकर देखा जाए तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, मोशन कर रहा है, एक्स पे कर रहा है,
यानी रिलेटिव वेलोसिटी आपका आई कैप है, रिलेटिव वेलोसिटी आई कैप है। डिस्क पे खड़े होकर देखने पर ये आई कैप डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ओमेगा की डायरेक्शन के कैप है, और बीच में ये क्रॉस है और बाहर एक माइनस है। बताओ क्या आएगा डायरेक्शन, कोरियलिस फोर्स किधर आएगा? के क्रॉस आई करके जे कैप, जे या माइनस वाई जे? एक्सिस, माइनस जे। बाहर एक माइनस साइन है, उसका ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल माइनस जे कैप आएगा, के क्रॉस आई जे आएगा, लेकिन कोरियलिस फोर्स माइनस जे आएगा। यानी कि इस मास के ऊपर ना सेंट्रीफ्यूगल के अलावा एक इधर की तरफ माइनस जे की तरफ कोरियलिस फोर्स होगा। आप कोरियलिस फोर्स दिखाएंगे यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल तो दिखाओगे ही दिखाओगे। लेकिन मोशन के पैरेलल फोर्स कौन सा है? क्योंकि जब न्यूटन लॉ फॉलो करते हो और ये कहते हो कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम तो एक्सेलरेशन और फोर्स जो होते हैं वो पैरेलल वाले यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल और कोरियलिस में से कौन सा फोर्स ऐसा है जो बॉडी के मोशन के पैरेलल चल रहा है? बताएं भाई। कौन सा फोर्स है बताएं? सेंट्रीफ्यूगल भी दिखा दिया, कोरियलिस फोर्स भी दिखा दिया। कौन सा फोर्स बॉडी के मोशन के पैरेलल डायरेक्शन में चल रहा है इसमें से, सेंट्रीफ्यूगल और कोरियलिस में से? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। देखिए कोरियलिस फोर्स लग रहा है इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं, जीरो नहीं है वो। और आप एचसीवी, हाँ जी सर अभी बीच में आवाज चली गई थी। नहीं, हाँ देखो मैं ये कह रहा कि रोटेटिंग फ्रेम्स के इन जनरल 3 वर्चुअल फोर्स होते हैं। इन जनरल मतलब मैक्सिमम 3 वर्चुअल फोर्स आ सकते हैं रोटेटिंग फ्रेम्स में। न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल कभी एक आएगा, कभी 2 आएंगे, कभी कभी बहुत ज्यादा किस्मत खराब हुई या बहुत टफ पेपर आया तो तीनों वर्चुअल फोर्स आ जाएंगी। तो क्योंकि यहाँ ओमेगा कांस्टेंट था, अल्फा है नहीं, तो फर्स्ट वर्चुअल फोर्स 0 हो गया। सेकंड वाला वर्चुअल फोर्स आप कह देते हो, जो सेकंड वर्चुअल फोर्स है इसको हम सेंट्रीफ्यूगल के नाम से पढ़ते हैं। तो ये m ओमेगा स्क्वायर आर अवे फ्रॉम द एक्सिस है। और तीसरा वाला कोरियलिस के नाम से पढ़ते हो कि यही आपका कोरियलिस फोर्स है। तो कोरियलिस फोर्स लग तो रहा है, लेकिन कोरियलिस फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर साइड पर है, तो इससे मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगी। मतलब कोरियलिस फोर्स उस मास को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। यानी वो मास अगर एक्सेलरेट करेगा, मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। तो आप, हाँ, इसके अलावा रियल फोर्सेस में नॉर्मल और एमजी दिखाएंगे, तो नॉर्मल किधर दिखाएंगे? देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर दिखाएंगे और एमजी किधर दिखाएंगे? तो एमजी का तो कोई एमजी में तो कोई डाउट नहीं है, एमजी नीचे ही दिखाओगे। नॉर्मल किधर दिखाओगे? ये फिर से ग्रूव है, इस बात का ध्यान रखना, ये ग्रूव है ये। तो कोरियोलिस की तरफ 2 नॉर्मल आएंगे बच्चे, ग्रूव है ये, ग्रूव। ग्रूव में 3 सरफेस होती हैं। एक तो सर एक कोरियोलिस के आएगा, ऑपोजिट आएगा और एक एमजी के ऑपोजिट आएगा। हाँ जी, एक नॉर्मल कोरियलिस के अपोजिट होगा, एक नॉर्मल ऊपर होगा, इस बात को समझो। इसीलिए मैंने ग्रूव की इमेज भी दिखाई है। एक नॉर्मल स्लॉट के बेस से आएगा और एक नॉर्मल साइड वॉल्स के थ्रू आएगा, जब कोरियलिस फोर्स को बैलेंस करेगा। यस सर। आप इक्वेशन बना लो। तो एक्सेलरेशन के पैरेलल तो खाली एम, मतलब एक्स एक्सिस पर तो सिर्फ एक ही फोर्स है ना, m ओमेगा स्क्वायर आर। एक्स एक्सिस मतलब जिधर बॉडी का मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स है, m ओमेगा स्क्वायर आर। उसको हमने मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया, इससे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई ओमेगा स्क्वायर आर। अब आप यहाँ पर काइनेमेटिक्स फॉलो करेंगे, एक्सेलरेशन को v dv डिवाइडेड बाय dx यानी dr, तो ओमेगा स्क्वायर आर dr कर देंगे। दोनों तरफ की लिमिट लगाएंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे इसको नेक्स्ट पेज पर करके दिखा देते हैं, वरना इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो v dv का इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड पर और ओमेगा स्क्वायर आर dr का इंटीग्रेशन राइट साइड पर। क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियली r/2 डिस्टेंस से स्टार्ट हुए थे और इनिशियली 0 वेलोसिटी थी, बाद में डिस्टेंस r हो जाएगा, वेलोसिटी v मान लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा आई थिंक रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 4, है ना? ये तो आएगा यार, सही है जी, बोलो। यस सर। अब हाँ जी,
सर ये कोरियोलिस फोर्स सर कब मतलब ऑब्जर्व करते हैं सर? शुरुआत की थोड़ी क्लास छूट गई थी, उसमें सुन नहीं पाया था। तो अभी तो नहीं बता पाएंगे। कॉरियोलिस फोर्स नहीं, टोटल 3 फोर्सेस की लिस्ट है, एक लिस्ट ऑफ 3 फोर्सेस है जो रोटेटिंग फ्रेम्स में दिखती हैं। मतलब कब तीनों, बिगिनिंग में हमने ये बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि रोटेटिंग फ्रेम की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और जो मास है वो उस रोटेटिंग फ्रेम के अंदर रेस्ट पे है कि मोशन में है, उस पर डिपेंड करता है। वैसे आपके क्वेश्चन का आंसर हम ये दे सकते हैं कि अगर रोटेटिंग फ्रेम के अंदर मतलब कोई बॉडी मूव करे, स्टेशनरी ना रहे, inside the rotating frame, if any object is moving, then it will experience a rotating, then it will experience a Coriolis force. ओके सर। तो अब ये कई एग्जांपल्स में चलते हैं ना, तो अभी तो लास्ट एग्जांपल पे आप आ गए हो। तो यहाँ से v, अब आप v को रखो dr by dt, तो यहाँ से dr डिवाइडेड बाय रूट ऑफ दिस r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 4। कैपिटल R स्क्वायर बाई 4 को फॉर अ टाइम बिंग मैं a स्क्वायर लिख रहा हूँ जानबूझ करके, और ये चीज मतलब a इक्वल टू r बाई 2 लिखा है मैंने, और इसको इंटीग्रेट करेंगे टाइम 0 से t तक के लिए, और ये इंटीग्रेट होगा फ्रॉम इनिशियल वैल्यू r बाई 2 यानी कि a से r तक के लिए। अब ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हालांकि मेरे को तो नहीं याद है इस टाइम पर, बट ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन में आता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। तो अगर याद होगा फिर तो कर ले जाओगे, अदरवाइज फिर आप या तो इंटीग्रेट करो उसको, कोई और तरीका लगाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड या जो भी मेथड लगाना चाहो, बट इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है। और अगर मैं शायद गलत नहीं हूँ, मेरे को परफेक्ट याद नहीं है, तो शायद कुछ इसका लॉग एंड मॉड ऑफ कुछ ऐसा होता है शायद, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप ऐसा। यस सर। जी सर। यस सर। पहले कोई नहीं बोल रहा था, पहले सब डर रहे थे। पक्का यही होता है ना कि मतलब हमको मतलब थोड़ा बहुत याद है कि ऐसा ही होता है। दो इंटीग्रेशंस में एक्चुअली कंफ्यूजन होती है, एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले में, क्योंकि कंफ्यूजन का पॉइंट यहाँ से आता है एक्चुअली यार। तो एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट इसका मेरे ख्याल से साइन इनवर्स एक्स वाई है। हाँ, तो और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो वो लॉग में बनता है। तो ये रिजल्ट याद रहेंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसको फॉलो करना है आपको, इंटीग्रेशन को करना है, और उसके बाद लिमिट्स रख करके एंड देन जा करके सोचो कि एक 15वें क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक क्वेश्चन के लिए बस, और तभी इसको जेई का बिल्कुल ब्लैक ईयर मानते हो आप 16 को। मतलब एक क्वेश्चन से नंबर लेना इतना टफ पड़ रहा था आपको, सिंगल क्वेश्चन करने में हालत खराब हो रही थी। मतलब फिजिक्स में 3 नंबर 4 नंबर पाने के लिए भी आपको क्वेश्चन में इतना टाइम देना पड़ेगा। तो वो सॉल्व करोगे ना, तो उसमें से ए मतलब शायद ए या सी में से कोई एक ऑप्शन आएगा, अभी 100% श्योर नहीं, बट इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको करना अपने आप। और 16th क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो आप, नेट रिएक्शन मतलब क्या पूछ रहे हैं आप, क्या पूछा जा रहा है, कौन सा एन? सर एन का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। हाँ, तो वो कैसे आएगा, कैसे आएगा देखो। सर एन और एन बी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो देखो ठीक है, तो ये जो एन है जिसको आप एन लिख रहे हो, वो एन तो कोरियलिस के अपोजिट है ना, और एक एन बी, तो एन बी तो एम जी के बराबर है, लेकिन एन बी की डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ है। तो देखिए मतलब आपसे कह रहे हैं कि नेट नॉर्मल क्या होगा, तो ठीक है, नेट नॉर्मल निकालने के लिए हम एन बी और एन को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देते हैं। तो एन बी तो एम जी के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन उसका के कैप है, एम जी प्लस के कैप, और कैपिटल एन कोरियलिस फोर्स के बराबर था, कैपिटल एन अगेंस्ट कोरियलिस फोर्स है, तो कोरियलिस फोर्स का अपोजिट होगा, मतलब एन विल बी माइनस टाइम्स एफ कोरियलिस, अपोजिट होगा वेक्टर फॉर्म में। तो ये जो कोरियलिस फोर्स लिखा है ना, इसके आगे एक माइनस एन लगा दो, तो ये माइनस से डिसअपियर हो जाएगा, और ये आएगा m ब्रैकेट में 2 ओमेगा क्रॉस दैट v, जो रिलेटिव वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की हुई है। तो ये बनेगा mg इंटू के कैप
प्लस m टू ओमेगा की डायरेक्शन k कैप है तो यहाँ ओमेगा k कैप करेंगे और वेलोसिटी जान तो कहाँ से आएगी बता रहा हूँ आपको भी। आई कैप। नहीं आई कैप तो आएगी, एक्चुअली बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है यार ये। 15th क्वेश्चन में पहले तुमको r निकालना है, ठीक है ना। 15th वाले में r निकालना है, शायद उसका ए ऑप्शन है, मेरे ख्याल से श्योर नहीं हूँ बट शायद ए ऑप्शन है इसका, और उसको dr/dt करना है। मतलब फिलहाल तो मैं इसको v लिख दे रहा हूँ आई कैप डायरेक्शन में, लेकिन जो v है वो dr/dt है, और r आपका ना इन r जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 15 से लेना पड़ेगा। तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 15 की ही वर्किंग इतनी लंबी थी। क्वेश्चन नंबर 15 की वर्किंग देखो, फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद वेलोसिटी की इक्वेशन, फिर इंटीग्रेशन भी, और वो भी अच्छा वाला इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन भी नहीं आ रहा है इसके अंदर। मतलब मैथ भी लगी तो अच्छी वाली लग रही है, फिजिक्स भी लगी तो भी अच्छी वाली लग रही है, कहीं कहीं से कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद v, शायद इसका आंसर ए है मेरे ख्याल से, श्योर हूँ मतलब मैं श्योर। तो उसको डिफरेंशिएट करके आएगा आपका आंसर, बट कुल मिलाकर के आएगा क्या, किधर की तरफ आएगा, k क्रॉस i है, k क्रॉस i, यानी मतलब जो नेट नॉर्मल रिएक्शन है उसमें एक तो टर्म आपका mg k कैप आएगा और एक -j आएगा। तो ऑप्शन देखो, एक तो mg k कैप आएगा प्लस mg k कैप, तो ये माइनस mg k कैप और माइनस mg k कैप को तो पहले ही हटा दो आप, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। ये तो होंगे नहीं, ये तो नहीं होंगे ना, तो या तो आंसर ए है या फिर आंसर बी है। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि एक में e रेज टू द पावर 2 ओमेगा है और एक में e रेज टू द पावर ओमेगा है। अब वो e कहाँ से आएगा जानते हो, इसके इंटीग्रेशन से लॉग आएगा, और फिर दोनों तरफ जब एंटी लॉग लेंगे तब e की पावर ओमेगा में आएगा वो। बट मेरे को 2 ओमेगा दिखने का कोई रीजन दिख नहीं रहा, कहीं से 2 का टर्म तो दिख नहीं रहा इसके अंदर कि 2 ओमेगा जैसी कोई चीज आएगी। तो मैं एक अंदाजा भी लगा सकता था कि इसका आंसर जो आएगा, क्योंकि 2 ओमेगा जैसी कोई चीज आ नहीं रही है, तो शायद ए ऑप्शन आएगा और उसके बाद मेरे ख्याल से इधर से बी ऑप्शन आ जाएगा। अगर मतलब हर तरीके से क्वेश्चन करना होता है यार, 15 मिनट अगर हम एक ही क्वेश्चन में दे देंगे फिर तो हो गया कल्याण हमारा। 1 घंटे में हमें पूरा पेपर भी करना है। आगे बात समझ में आपको, मतलब देखो जेई के ही क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, जेई के ही पेपर्स में, तो मैंने पीछे भी क्वेश्चन कराए अभी, तो जेई के अपने प्रीवियस पेपर्स में ही इन तीनों का यूज हो चुका है। जेई ने ही कुछ क्वेश्चंस में पहले वाले फोर्स को भी यूज कर रखा है, जेई ने कुछ क्वेश्चंस में कोरियलिस को यूज कर लिया, और ये सेंट्रीफ्यूगल तो वो हमेशा से यूज करते चले आ रहे हैं। मतलब वो ऑफिशियली अपना सिलेबस ये नहीं कहते कि ये तीनों हैं, लेकिन पेपर में तो वो तीनों ही पूछ लेते हैं। और अब तुमको समझ में आया कि वेक्टर फॉर्म में लिखने का पर्पस मेरा क्या है, वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखा मैंने इन सबको, सो दैट कि जो डायरेक्शन वाला पार्ट है आपका वो 100% क्लियर हो जाए आपका, पूरी तरीके से क्लियर कर लो डायरेक्शन वाले पार्ट को। यस सर। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया आपको, Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir. ठीक है, मैं एक तुमको ना बस लास्ट कंक्लूड करके एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ये कभी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हम लोग तैयार जरूर करवाते हैं, हर साल बच्चों को कराते हैं, सो दैट कि शायद कभी क्वेश्चन इस तरीके के बने। तो ये एक डिस्क है मान लें, और ये डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है इसका, ठीक है, और ये इसका एक्सेस वाला पोर्शन हो गया, और इस डिस्क के ऊपर ना एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल वो इस डिस्क के ऊपर, इस डिस्क के ऊपर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, इस डिस्क के ऊपर v स्पीड से, मतलब ये v जो है वो रिलेटिव टू डिस्क है, स्टेशनरी नहीं है। m मास का पार्टिकल है जो डिस्क के चक्कर लगा रहा है, डिस्क रोटेट कर रही है, और रोटेटिंग डिस्क के ऊपर जो पार्टिकल है वो डिस्क के चक्कर लगा रहा है। समझ गए इस चीज को? यस सर। पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा, और ठीक है, और डिस्क रफ है,
तो आपको सिर्फ ये बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी इसमें, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो इस पार्टिकल पर लगेगा वो किस तरफ लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को दिखा देते हैं सो दैट कि थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना डायरेक्शन देखने से। तो ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन मान लिया और ये जेड डायरेक्शन मान लिया। अब देखो कैसे दिखाओगे, वर्चुअल फोर्स दिखाओ इसी लिस्ट के हिसाब से, ये जो लिस्ट थी हमारी इसके हिसाब से। तो माइनस एम अल्फा क्रॉस आर, माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर और माइनस एम क्रॉस 2 ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव, तीन वर्चुअल फोर्सेस। तो सबसे पहले चलते हैं, ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो माइनस एम अल्फा क्रॉस आर ये तो होगा नहीं, Yes. ठीक। दूसरा वर्चुअल फोर्स है माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। मैं देखो मैं क्यों लिखता हूं बताऊं, जितनी बार आप लिखोगे ना उतना याद होता जाता है। मैं इसलिए बार बार लिखने की आदत डालता हूं कि मैं भूलूं नहीं, लिखने से ही याद होगा आपको। तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा जिसका डायरेक्शन आपको क्लियर है कि एक्सिस से बाहर ओमेगा के परपेंडिकुलर। तो ठीक है, इसका हम सेंट्रीफ्यूगल दिखा देते हैं यहाँ पर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें बाहर की तरफ दिखाएंगे, इधर ये दिखाएंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये डिस्टेंस आर मान लिया। तीसरा एक और फोर्स अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, वो था माइनस एम 2 ओमेगा क्रॉस आर, 2 ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव, कॉरियलिस वाला। ये किधर दिखाएंगे, तो ये v किस तरफ है, अगर बॉडी डिस्क के ऊपर चक्कर लगा रही है तो v टेंजेंट कहलाऊंगा यार। वाई। और हाँ, और इस समय टेंजेंट y डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी का टेंजेंट बनाओगे तो ये y डायरेक्शन होगा। तो ये j कैप हो गया और ओमेगा k कैप हो गया। किधर आ जाएगा आंसर ये, So minus x plus माइनस x. टोटल i कैप आ जाएगा, ये प्लस Yes, एक्स। sir. I cap. टोटल i कैप आ जाएगा, टोटल आई कैप आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या करोगे आप, आई कैप डायरेक्शन में एक और वर्चुअल फोर्स दिखाएंगे, मतलब कोरियलिस और सेंट्रीफ्यूगल सेम डायरेक्शन में आ गए। और ये 2m ओमेगा इंटू वी है, 2m ओमेगा वी कोरियलिस फोर्स। तो अब जो फ्रिक्शन दिखाएंगे ना, क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका फ्रिक्शन अंदर की तरफ होगा, फ्रिक्शन विल सर बी माइनस आई में आएगा सर। तो बाहर भी एक माइनस है ना यार, सर उसको करने के बाद क्यों k क्रॉस j माइनस आई होता है, k क्रॉस j माइनस आई और एक बाहर माइनस, टोटल प्लस आई होगा ये। यस। अब इक्वेशन क्या बनाओगे यहाँ पर, इक्वेशन क्या बनाओगे, फ्रिक्शन जो अंदर की तरफ है F माइनस बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल और बाहर की तरफ कोरियलिस, ये टोटल फोर्स डिस्क के फ्रेम में बॉडी का सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे नहीं है, डिस्क के फ्रेम में mv square by r. हाँ, इट शुड बी इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r, क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है डिस्क पे। मतलब ये डिफिकल्ट है बच्चा, बता रहा हूँ आपको, बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, रोटेटिंग फ्रेम्स टफ हैं। तो दुआ आप ये करें कि कोरियलिस फोर्स का न्यूमेरिकल ना आए कभी। ज्यादातर क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल वाले आते हैं जिसमें अल्फा भी नहीं होता और कोरियलिस भी नहीं होता, तो वो आपका अल्फा से सॉल्व, सारी सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर रोटेटिंग फ्रेम के अंदर बॉडी मोशन करने लगी, कोई चीज रोटेट कर रही है और उसके अंदर कोई चीज चल रही है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये कि ये ऑब्जेक्ट मोशन तो कर रहा है लेकिन ये मोशन है जिस लाइन पे कर रहा है वो किसी रोटेटिंग टेबल के अंदर है, इसको आप बोलते हो बॉडी इन अ रोटेटिंग फ्रेम। इसमें कोरियलिस फोर्स आ रही है, लगेगा ही लगेगा कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स तब नहीं लगता जब वो बॉडी मोशनलेस होती है, अगर डिस्क रोटेट करे लेकिन उसके अंदर जो बॉडी रखी है वो मोशनलेस हो जाए, रेस्ट पे हो, तब कोरियलिस फोर्स नहीं आएगी। Yes, sir. समझ गए सारे पॉइंट्स। यस सर। तो अब वो HCV वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे जो मैंने बताया, 28, 29 और 30, ये 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आप, तो सर्कुलर मोशन का डीप कंसेप्ट समझ में आएगा आपको, डीपली कंसेप्ट समझ में आएगा।
और उसमें जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है, आप लिस्ट तैयार रखिए कि ये फोर्सेस हैं, प्रॉपर सिस्टम से चलिए, ठीक है। अभी कोई जल्दीबाजी मत करो आप, क्योंकि अभी आप कंसेप्ट लर्निंग मोड में हो। कंसेप्ट लर्निंग के टाइम पर टाइम दे दो, इन्वेस्ट करो अपना टाइम। मैं फिर बोला, एक बार माइंड में ये सब घुस गया ना तो ऑटोमेटिकली स्पीड बिल्डअप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सर हाँ जी सर एक बार ये वाली फोर्सेस फिर से समझा दीजिए सर, मतलब बच्चा, सर अभी मतलब फोर्सेस नहीं फिर से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बड़ा लेंदी है, पूरी सीक्वेंसिंग थी एक, इसलिए मैं सर कह वो रहा स्टार्टिंग का थोड़ा छूट गया सर, उसमें मतलब काफी छूट गया मेरा, काफी कॉन्सेप्ट छूट गए। हूँ। बच्चा, अब वो वीडियो अपलोड होगी, आप उसमें से देख लो एक बार।